हवा में गेंदा और गुलाब की खुशबू और उत्सव का शोर गूंज रहा था। घर हंसी, संगीत और चूड़ियों की खनक से जीवंत था। इस सब के बीच मेहर लाल रंग के लहंगे में सजी अपने हाथों पर नक्काशीदार मेहंदी के साथ बैठी थी, जो प्यार और आशा की कहानियां बयां कर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, नजरें शर्म से झुकी थीं और वह उस पुरुष का इंतजार कर रही थी जो जल्द ही उसका पति बनने वाला था। मेहमान खुसफुसा रहे थे, मेहर, तुम सचमुच भाग्यशाली हो कि तुम्हें विवेक जैसा पति मिला। ऐसा इंसान कम ही मिलता है, दयालु, सफल और समर्पित। जब विवेक आया, वह वाकई किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसकी गर्मजोशी भरी मुस्कान ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। उसकी आवाज़ में शांत ताकत थी और उसकी आंखों में ऐसी सच्चाई थी जो मेहर को सुरक्षित महसूस कराती थी। जब उन्होंने एक दूसरे को वरमाला पहनाई, मेहर को लगा जैसे दुनिया ठहर गई हो, मानो वह भी उनके मिलन का जश्न मना रही हो। विदाई का पल आंसुओं से भरा था, लेकिन मेहर का दिल भरा हुआ था। विवेक ने उसका हाथ थामकर उसे अपनी नई दुनिया की ओर ले गया। ससुराल की देहरी पार करते समय उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन विवेक के साथ ने उसे हिम्मत दी। पहली रात जब उसने धीरे से उसका हाथ थामा और वादा किया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा, मेहर को लगा जैसे नियति ने यह पल उसके लिए ही रचा हो। शादी के शुरुआती दिन सपनों जैसे थे। विवेक की नरम बातें, उसके लाए फूल और सोने से पहले माथे पर किया गया प्यार भरा चुंबन। ऐसा लगता था जैसे वे किसी परिकथा के किरदार हों जिन्हें अंधेरे की छाया ने अभी तक नहीं छुआ। लेकिन हर परिकथा में एक सच छिपा होता है और मेहर की कहानी भी इससे अछूती नहीं थी। जब विवेक काम के लिए घर से निकलता, घर की गर्माहट जैसे गायब हो जाती। दीवारें जो कभी प्यार से भरी थीं, ठंडी और बेरहम हो जाती। विवेक की माँ सावित्री हमेशा ताने मारती, उनकी बातें तीखी और आलोचनात्मक होती। उनकी बहन काव्या मेहर को ऐसी नज़रों से देखती जैसे वह उसकी आत्मा को भेद रही हो और उसकी बातों में जहर भरा होता। विवेक के पिता रघु कम ही बोलते, लेकिन उनकी नज़रें मेहर को एक बाहरी की तरह तौलती। शुरू में मेहर ने सोचा कि शायद यह नया माहौल है, लेकिन धीरे धीरे उसे हकीकत का एहसास होने लगा। पहला वार रसोई में हुआ, जब काव्या ने बर्तन जोर से पटकते हुए तंज कसा। 2 साल हो गए मेहर, और अभी तक कोई संतान नहीं। क्या सारी उम्र हमें इंतज़ार करवाएगी? यह शब्द तीर की तरह चुभे और मेहर के हाथ कांपने लगे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ ने साथ नहीं दिया और वह चुपचाप खड़ी रही, उसका दिल डूबता हुआ। ताने बढ़ते गए। काव्या ने सावित्री से फुसफुसाना शुरू किया, इतना ज़ोर से कि मेहर सुन सके। शायद ये बांझ है, इसलिए तो अब तक कुछ नहीं हुआ। सावित्री खामोशी से सहमति देती, उनकी चुप्पी शब्दों से ज़्यादा तेज थी। लेकिन विवेक के सामने सब कुछ बदल जाता। काव्या मधुर बोलती, सावित्री दयालु बनती और रघु मुस्कुराते हुए नमस्ते का जवाब देते। मेहर ने कई बार सोचा कि विवेक को सब बता दे, लेकिन डर ने उसे रोक लिया। अगर उसने उसका यकीन नहीं किया, अगर उसने सोचा कि वह झगड़ा कर रही है, इसलिए उसने अपने दर्द को दबा लिया, विवेक के प्यार को अपनी एकमात्र ताकत बनाकर। हर शाम विवेक घर लौटता, अपने दिन की बातें साझा करता और मेहर को अपनी दुनिया कहता। तुम मेरी ताकत हो, वह कहता, और मेहर मुस्कुरा देती, अपने भीतर के तूफान को छिपाकर। उसका प्यार वह एकमात्र रोशनी थी जो उसे इस अंधेरे में जीने की हिम्मत देती थी। एक शाम खाने की मेज़ पर माहौल और भारी हो गया। सावित्री ने अपनी थाली जोर से रखी और विवेक से कहा, बेटा, 2 साल हो गए, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, हमें पोता पोती चाहिए, इससे पहले कि हम बूढ़े हो जाएं। मेहर का दिल धड़कना बंद सा हो गया। विवेक ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में हैरानी और उलझन थी। मेहर ने नज़रें फेर लीं, उसकी नज़रों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। माँ, ये सब भगवान के हाथ में है, विवेक ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में दृढ़ता की कमी थी। सावित्री का स्वर और तीखा हो गया, हमारी उम्र भी तो देखो विवेक, क्या तुम नहीं चाहते कि हमारा वंश आगे बढ़े? यह शब्द मेहर के दिल में चाकू की तरह उतरे। वह खामोश रही, लेकिन उसका मन चीख रहा था। इसके बाद घर में मेहर की हर सांस पर सवाल उठने लगे। काव्या ने खुले तौर पर ताने मारने शुरू कर दिए, खाली गोद वाली बहू से क्या उम्मीद?
सावित्री ने एक दिन सबके सामने कहा, विवेक, अगर ये माँ नहीं बन सकती तो कुछ और सोचना पड़ेगा। मेहर का दिल टूट गया। वह रातों को जाग कर रोती, भगवान से प्रार्थना करती कि उसे संतान का सुख दे ताकि ये ताने खत्म हो जाएं। विवेक उसका साथ देता, लेकिन मेहर को उसकी आंखों में भी थकान दिखने लगी थी। एक दिन रघु ने साफ कह दिया, विवेक, वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई रास्ता निकालो, वरना तुम्हारी माँ का दिल टूट जाएगा। विवेक ने कुछ नहीं कहा, बस मेहर की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था, बेबसी थी और शायद एक हिचकिचाहट भी। एक सुबह मेहर को अजीब सी थकान महसूस हुई। कुछ दिनों से उसकी तबीयत बदल रही थी। खाने की इच्छा नहीं होती थी और शरीर भारी लगता था। दिल में एक हल्की सी उम्मीद जगी, जिसके लिए उसने अनगिनत रातें आंसुओं में गुजारी थीं। कांपते हाथों से उसने गर्भावस्था की जांच की और जब उसने 2 गुलाबी रेखाएं देखीं, उसकी सांसें थम गईं। आंसुओं ने उसकी आंखें भर दीं। यह वही पल था जिसका उसने हर रात सपना देखा था। उसकी कोख में एक नई जिंदगी पल रही थी। उस शाम जब विवेक घर आया, मेहर ने उसे यह खबर दी। विवेक के चेहरे पर पहले हैरानी छाई, फिर एक ऐसी खुशी जो चांदनी की तरह चमक उठी। उसने मेहर के हाथ थामे, उसके माथे को चूमा और बार बार कहा, मेहर, तुमने मेरी दुनिया बदल दी। उस रात उन्होंने बच्चे के नाम, उसके भविष्य और अनगिनत सपनों की बातें की। लेकिन अगली सुबह जब मेहर ने सावित्री और काव्या को यह खबर दी, उनके चेहरे पर खुशी की जगह हैरानी और ठंडक थी। सावित्री ने बिना उत्साह के कहा, सच में, या बस बहाना बना रही हो? काव्या ने तंज कसा, शायद टेस्ट किट खराब हो। इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं। मेहर की खुशी जैसे कुचल दी गई। वह उनके चेहरों पर वह चमक ढूंढ रही थी जो ऐसी खबरों पर उभरती है, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा था। सावित्री का व्यवहार और सख्त हो गया। वह हर बात पर ताने मारती। आजकल की बहुएं ज़रा सा पेट भरते ही काम से जी चुराने लगती हैं। एक दिन रसोई में रोटी बनाते समय मेहर को चक्कर आया और वह दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। सावित्री ने तुरंत कहा, अभी से ये हाल, ये बहू तो 9 महीने बिस्तर पर पड़ी रहेगी। मेहर की आंखों से आंसू छलक आए, लेकिन वह खामोश रही। हर रात मेहर अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से बात करती, मेरे बच्चे, तुम सब बदल दोगे, तुम मेरी ताकत हो। ये आशा उसे जीने की हिम्मत देती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। विवेक काम के लिए गया था और उसने मेहर को फल खाने की हिदायत दी थी। मेहर ने मुस्कुराकर हामी भरी, लेकिन उसका दिल बेचैन था। विवेक उस रात घर नहीं लौटा। मेहर ने बार बार फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रात के 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुलते ही पुलिस खड़ी थी। हमें अफसोस है, आपके पति का सड़क हादसे में निधन हो गया, एक अधिकारी ने कहा। मेहर के कानों ने सुना, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। वह दरवाजे पर ही जम गई, जैसे उसकी आत्मा खींच ली गई हो। पीछे से काव्या की चीख सुनाई दी। सावित्री रोने लगी, लेकिन उनके दुख में वह गहराई नहीं थी जो मेहर के भीतर उमड़ रही थी। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका हाथ अपने पेट पर चला गया और उसकी जुबान सिर्फ विवेक का नाम पुकार रही थी। विवेक के अंतिम संस्कार के दिन मेहर की दुनिया बुझ चुकी थी। वह सफ़ेद कपड़ों में लिपटा उस चेहरे को देख रही थी जो हर सुबह उसकी दुनिया रोशन करता था। उसने उसके पैर छुए और अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए खो दिया। उसकी मांग उजड़ गई, उसका सहारा छिन गया और वे सपने जो उसने विवेक के साथ बुने थे मिट्टी में मिल गए। ससुराल वालों के चेहरों से हमदर्दी का मुखौटा उतरने लगा। सावित्री ने खाने पीने में कटौती शुरू कर दी, कहती, अब तो हमारे बेटे की पत्नी भी नहीं रही, हम क्यों इसका बोझ उठाएं। काव्या हर वक्त जहरीले लहजे में बोलती, ऐसा रोती है जैसे पति से बहुत प्यार था। हमें तो पता है कितना प्यार था। मेहर की आंखें आंसुओं से भर जाती, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। उसके दिन भारी गुजरने लगे। सावित्री ने एक दिन साफ कह दिया, अब यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। जब तुम्हारा पति नहीं रहा तो तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं। मेहर ने गहरी सांस ली। सोचने लगी कि वह कहाँ जाएगी। उसकी भाभी का व्यवहार पहले से ही ठीक नहीं था और उसका देवर नील अब अजीब ढंग से बात करने लगा था। उसकी नज़रें बेशर्म थीं और वह बिना इजाज़त मेहर के कमरे में घुस आता। मेहर हर कोशिश करती कि उसे बचे,
लेकिन नील का व्यवहार दिन ब दिन बदतर होता गया। एक रात जब सब सो चुके थे, मेहर के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजा खुला और नील अंदर घुस आया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। मेहर ने घबराकर कहा, यह क्या कर रहे हो, बाहर जाओ। लेकिन नील हंसा। पति होता तो ये सवाल ठीक था, अब वह कहाँ है? वह करीब आने लगा। मेहर ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। तभी बाहर से किसी के कदमों की आहट आई और नील घबरा कर भाग गया। उस रात मेहर सो नहीं सकी। उसका कमरा, जो कभी विवेक के साथ उसका सुकून था, अब एक कैद खाना बन चुका था। नील का व्यवहार अब छूने की कोशिश तक पहुंच गया। एक दिन रसोई में पानी भरते समय उसने मेहर का कंधा पकड़ लिया और कहा, कब तक विधवा का नाटक करेगी? चुप रह, वरना सबको बता दूंगा कि तूने मुझे बुलाया। मेहर भागकर अपने कमरे में बंद हो गई। घंटों कांपती रही। खाने की हालत भी बदतर हो गई। कभी बची खुची रोटी मिलती, कभी कुछ नहीं। मेहर भूखी रहती, अपने बच्चे के लिए सिर्फ पानी पीकर गुजारा करती। एक रात उसने हिम्मत करके रघु से कहा, पापा, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, सुबह से कुछ नहीं खाया। रघु ने गुस्से से कहा, हम पर बोझ बनकर खाने आई हो? ये घर खैरात की जगह नहीं। उन्होंने मेहर के हाथ से कटोरा छीनकर जमीन पर दे मारा। मेहर टूटे बर्तनों के बीच बैठकर रोने लगी। एक रात मेहर बिस्तर पर लेटी विवेक को याद कर रही थी। उसका दरवाजा खुला था, क्योंकि सावित्री ने दिन में कहा था, यहाँ कोई चोर नहीं है कि तू दरवाजा बंद करे। तभी दरवाजा हल्के से खुला और नील अंदर आया। उसकी आंखों में वहशीपन था। मेहर ने चीखते हुए कहा, बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हारी भाभी हूं। लेकिन नील ने उसका कंधा जकड़ लिया। मेहर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और दरवाजे की ओर भागी, लेकिन उसका पैर दहलीज पर फिसल गया। वह जोर से फर्श पर गिरी और एक तेज दर्द ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। नील कुछ पल खड़ा रहा, फिर मेहर की चीख सुनकर भाग गया। काव्या और सावित्री आईं, लेकिन उनकी आंखों में सहानुभूति नहीं, शक था। काव्या ने कहा, ये क्या तमाशा है? शायद खुद ही गिर गई या कोई नाटक कर रही है। सावित्री ने तुरंत इल्जाम लगाया, हमें बदनाम करने का नया तरीका ढूंढ लिया। मेहर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन दर्द ने उसकी आवाज़ छीन ली। अस्पताल में डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, हमें खेद है, गर्भपात हो चुका है। मेहर की दुनिया वीरान हो गई। उसकी गोद खाली थी और उसका दिल, जो आशा से भरा था, टूट चुका था। घर लौटने पर सावित्री और काव्या ने ताने मारे, हम तो पहले ही कहते थे, ये माँ बनने के लायक नहीं। नील अब छिप कर रहता, शायद डर से, लेकिन मेहर के पास कोई गवाह नहीं था। वह फिर से वही हो गई थी जो विवेक के जाने के बाद थी, अकेली, कमज़ोर और बेबस। एक रात जब मेहर टूटी फूटी प्रार्थनाओं में डूबी थी, दरवाज़ा ज़ोर से खुला। उसने धुंधली नज़रों से देखा और उसका दिल ठहर गया। वहाँ विवेक खड़ा था, बिखरे बाल, फटे कपड़े और चेहरे पर आंसुओं के निशान। मेहर की चीख गले में अटक गई। वह पत्थर की मूर्ति बन गई। काव्या और सावित्री ने उसे देखा और चीख पड़ी, ये जिंदा कैसे है? हमने तो उसका अंतिम संस्कार किया था। लेकिन विवेक की आंखों में एक धुंधली सच्चाई थी। वह टूटी आवाज़ में बोलने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम सबने। मेहर ने उसे गले लगाया, रोते हुए कहा, तुम जिंदा हो, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। विवेक ने बताया कि वह हादसा कोई दुर्घटना नहीं थी। उसके पिता और भाई ने उसकी संपत्ति हड़पने के लिए उसकी हत्या की साजिश रची थी। वह सौतेला बेटा था और उसकी सारी जायदाद उसके नाम थी। यह बात परिवार को खटकती थी। उस रात जब उसकी गाड़ी एक सुनसान सड़क पर थी, उसे धक्का दिया गया। वह खून से लथपथ था, लेकिन एक राहगीर ने उसे मंदिर पहुंचाया, जहां वह हफ्तों बेहोश रहा। उसकी याददाश्त धुंधली थी, लेकिन मेहर का चेहरा उसे वापस लाया। विवेक ने चुपके से परिवार की हर हरकत पर नज़र रखी। वह पागलपन का नाटक करता ताकि वे बेफिक्र रहें। उसने पुलिस की मदद से सबूत इकट्ठे किए, काव्या और सावित्री की बातें, नील की वकील से गुप्त मुलाकातें और जायदाद हड़पने की साजिश के दस्तावेज। एक दिन पुलिस ने छापा मारा। नील और वकील को गिरफ्तार कर लिया गया और सावित्री, काव्या और रघु को भी हिरासत में ले लिया गया। उनके चेहरों पर खौफ था और उनके झूठ का पर्दा फाश हो चुका था।
अदालत में जज ने फैसला सुनाया। विवेक पर हमले की साजिश और जायदाद हड़पने की कोशिश के लिए दोषियों को 6 साल की सज़ा। सारी संपत्ति विवेक के नाम वापस की जाती है। मेहर की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये इंसाफ की उम्मीद के आंसू थे। विवेक ने उसका हाथ थामा और कहा, हम जीत गए मेहर। लौटकर मेहर और विवेक ने जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। विवेक ने कारोबार संभाला और मेहर ने घर को फिर से प्यार से सजाया। कुछ महीनों बाद मेहर फिर से गर्भवती हुई। इस बार उसका दिल मजबूत था और विवेक हर कदम पर उसके साथ था। उन्होंने अपने बच्चे के लिए प्रार्थना की और एक नई किताब शुरू की, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, यह वे लोग हैं जो न टूटे, न झुके, न हारे।